1206 के दिल्ली की कल्पना करें। इतिहास के चौराहे पर एक नगर जहां दिल्ली सल्तनत युद्ध की धूल से उभरती है। सल्तनत का जन्म केवल शासकों का परिवर्तन नहीं था, इसने 320 वर्षों के परिवर्तन की शुरुआत की, जिसमें 5 वंशों ने भारत की नियति को आकार दिया। मोहम्मद गौरी की तराइन में विजय के बाद उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान बने, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी। यह काल प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच एक सेतु था, जिसने फारसी, तुर्की और भारतीय परंपराओं को एक नई पहचान में मिला दिया। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सल्तनत केवल तिथियां और नाम नहीं है, यह प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास को समझने के बारे में है। हम ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों को आपस में जुड़ी हुई कथाओं के रूप में देखेंगे, न कि अलग अलग अध्यायों के रूप में। इक्ता प्रणाली से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों तक और उनके द्वारा छोड़ी गई वास्तुकला की अद्भुत कृतियों तक, यह यात्रा आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को तेज करेगी। आइए दिल्ली सल्तनत में गहराई से उतरे, केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि उन शक्तियों को सही मायने में समझने के लिए जिन्होंने भारत को आकार दिया। ममलूक या गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई, जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सत्ता में आए एक पूर्व गुलाम थे। ऐबक के छोटे शासनकाल में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसने सल्तनत की वास्तुकला के लिए एक मिसाल कायम की। उनके दामाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को सुदृढ़ किया, चांदी के टंका की शुरुआत की और शक्तिशाली चहलगानी या चालीसा समूह का गठन किया। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी, जिन्होंने पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी, लेकिन उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। गयासुद्दीन बलबन, अंतिम महान ममलूक शासक, ने अमीरों की शक्ति को तोड़ा, कठोर दरबारी रस्में लागू की और सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए सेना को मजबूत किया। ममलूकों ने प्रशासनिक और राजनीतिक नींव रखी, जो कई पीढ़ियों तक बनी रही। उनकी विरासत, दृढ़ता, नवाचार और भारत के शक्ति केंद्र के रूप में दिल्ली का उदय। खिलजी वंश का उदय एक नाटकीय परिवर्तन था। जलालुद्दीन खिलजी के सौम्य शासन पर शीघ्र ही अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा हावी हो गई। अलाउद्दीन ने साम्राज्य को दक्षिण की ओर फैलाया, शक्तिशाली राज्यों को अधीन किया और मंगोल आक्रमणों को रोका, जिससे सल्तनत एक सच्ची अखिल भारतीय शक्ति बन गई। उनके क्रांतिकारी सुधारों में कड़े बाजार नियंत्रण, निश्चित मूल्य और एक नया भू राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिन्हें जासूसों के एक नेटवर्क द्वारा लागू किया गया। अलाउद्दीन के निरंकुश शासन ने अमीरों की शक्ति को कुचल दिया और सत्ता को केंद्रीकृत किया, जिससे भविष्य के शासकों के लिए एक मिसाल कायम हुई। उनकी विरासत, सैन्य विस्तार, आर्थिक नवाचार और केंद्रीकृत शासन का एक आदर्श। खिलजी युग कठोर लेकिन परिवर्तनकारी था, जिसने सल्तनत के भविष्य को आकार दिया। बाद के शासक, जिनमें मुगल भी शामिल थे, अलाउद्दीन के प्रशासनिक ढांचे से प्रेरणा लेंगे। तुगलक वंश ने दूरदर्शिता और उथल-पुथल दोनों लाए। गयास-उद-दीन तुगलक ने व्यवस्था बहाल की और कृषि को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आरंभ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली लेकिन आवेगी सुधारक थे। उनकी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने की योजना और असफल टोकन मुद्रा प्रयोग ने अराजकता उत्पन्न की। असफलताओं के बावजूद उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया और अपने समय के लिए दुर्लभ धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। फिरोज शाह तुगलक, उनके चचेरे भाई, ने सार्वजनिक कार्यों, नहरों, अस्पतालों और नए नगरों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सामंती प्रथाओं को पुनः आरंभ किया, जिससे सल्तनत कमजोर हो गई। तुगलकों के महत्वाकांक्षी प्रयोगों और सार्वजनिक कार्यों ने नवाचार और अस्थिरता की मिलीजुली विरासत छोड़ी। उनका युग असीमित महत्वाकांक्षा के खतरों और व्यावहारिक शासन के महत्व का एक उत्कृष्ट अध्ययन है। सल्तनत की नींव में दरारें पड़ने लगीं, जिससे पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
1398 में तैमूर के विनाशकारी आक्रमण ने दिल्ली और तुगलक वंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे एक शक्ति का शून्य उत्पन्न हो गया। तैमूर के गवर्नर खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, जो तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन एक छोटे से क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। सैयदों को लगातार विद्रोहों और घटती हुई सत्ता से जूझना पड़ा। वे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मुश्किल से नियंत्रण रख पा रहे थे। मुबारक शाह ने सल्तनत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और उनके उत्तराधिकारियों ने और अधिक पतन देखा। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने बहलूल लोदी के पक्ष में गद्दी छोड़ दी, जिससे बिना किसी विरोध के वंश का अंत हो गया। सैयद युग एक अस्थायी काल था, जो अस्थिरता और केंद्रीय सत्ता के क्षरण से चिह्नित था। इसने तुगलकों के बाद आई गहरी राजनीतिक गिरावट को उजागर किया। लोधी वंश, जिसकी स्थापना बहलूल लोधी ने की थी, ने व्यावहारिक नेतृत्व और विजय के माध्यम से सल्तनत को कुछ प्रतिष्ठा वापस दिलाई। सिकंदर लोधी, उनके पुत्र, ने सत्ता को केंद्रीकृत किया, भूमि माप की नई व्यवस्था शुरू की और आगरा की स्थापना की, लेकिन उनकी धार्मिक असहिष्णुता ने समाज में कलह बो दिया। प्रशासनिक प्रगति के बावजूद सिकंदर की कट्टरता ने गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया, जिससे वंश की नींव कमजोर हो गई। इब्राहिम लोधी, अंतिम सुल्तान, ने अफगान सरदारों को अलग थलग कर दिया, जिससे व्यापक विद्रोह हुआ। असंतुष्ट सरदारों और प्रांतीय शक्तियों ने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, जिसका परिणाम 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ। बाबर की श्रेष्ठ रणनीति और तोपखाने ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल युग की शुरुआत हुई। लोधियों का पतन आंतरिक कलह और बदलते समय के अनुसार न ढल पाने का परिणाम था। सल्तनत के अंत ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ किया। दिल्ली सल्तनत का शासन इस्लामी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च स्थान पर थे, जिनकी सहायता प्रमुख मंत्री और विभाग करते थे। इक्ता व्यवस्था, जिसे इल्तुतमिश ने आरंभ किया था, के अंतर्गत राजस्व वसूलने और सैनिक सहायता के बदले अमीरों को भूमि दी जाती थी, जिससे शासन की रीढ़ बनी। कृषि आर्थिक आधार थी, जिसमें भूमि से प्राप्त राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। गयासुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया। करों में खराज, भूमि कर, जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर और ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर शामिल थे। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मानकीकृत मुद्रा और बाजार सुधारों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। दिल्ली, आगरा और मुल्तान जैसे नगर व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुए, जिससे एक जीवंत कारीगर और व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। शाही कार्यशालाएं या कारखाने दरबार के लिए विलासिता की वस्तुएं बनाती थीं, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिला। सल्तनत की प्रशासनिक और आर्थिक नवाचारों ने भविष्य के साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया। सल्तनत का युग एक सांस्कृतिक मिश्रण का केंद्र था, जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय कला, वास्तुकला और समाज का मेल हुआ। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और लोधी गार्डन जैसी स्थापत्य कृतियों ने हिंदू मुस्लिम शैली, मेहराब, गुंबद और जटिल डिजाइन को दर्शाया। समाज वर्गीकृत थी, लेकिन गतिशील भी थी, जिसमें विदेशी मूल के शासक, भारतीय मुसलमान और एक हिंदू बहुलता एक साथ रहते थे और एक दूसरे को प्रभावित करते थे। भक्ति और सूफी आंदोलनों, जिनका नेतृत्व कबीर और निजामुद्दीन औलिया जैसे व्यक्तित्वों ने किया, ने धार्मिक सद्भाव और समन्वित संस्कृति को बढ़ावा दिया। साहित्यिक और संगीत नवाचार फला फूला। अमीर खुसरो की कविता और सितार तथा कव्वाली जैसे आविष्कारों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं का उदय इसी समन्वय को दर्शाता है। सल्तनत काल केवल विजय के बारे में नहीं था, बल्कि एक जीवंत बहुलवादी समाज के निर्माण के बारे में था। इसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी भारत की कला, संगीत और साहित्य में जीवित है। दिल्ली सल्तनत का पतन धीरे धीरे हुआ, जो अत्यधिक विस्तार, उत्तराधिकार संकट
और कमजोर शासकों के कारण हुआ। केंद्रीकृत शक्ति मजबूत सुल्तानों पर निर्भर थी। कमजोर नेतृत्व से विघटन और सामंतवाद बढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोगों और फिरोज शाह द्वारा वंशानुगत पदों जैसी अविचारित नीतियों ने सत्ता को कमजोर किया। सिकंदर लोदी के शासन में धार्मिक असहिष्णुता ने बहुसंख्यकों को अलग थलग कर दिया, जबकि अमीरों की साजिशों ने राज्य को और अस्थिर कर दिया। तैमूर का आक्रमण और बाद में बाबर की विजय ने अंतिम प्रहार किए। फिर भी सल्तनत की विरासत, राजनीतिक एकता, प्रशासनिक नवाचार और सांस्कृतिक समन्वय ने भारत के भविष्य को आकार दिया। सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए सल्तनत को समझना मध्यकालीन और आधुनिक भारत की नींव को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक